हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको अच्छा करने के लिए आपके फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। और आज का वीडियो फिर से बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 12th की बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आज से हम इसका स्टार्टिंग कर रहे हैं। और आपको अगर मेरे रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि जो क्लास 12th का बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। उसके नोट्स भी मैं लगातार प्रोवाइड कर रहे थे। और उसके बावजूद भी जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद भी मैंने क्लास 12th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। और आज मैं क्लास 12th की बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पुष्प की संरचना, उसके जितने भी प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से परागण करते हैं, कितने प्रकार से जनन होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखोगे। और अगर आप रेगुलर वीडियो नहीं भी देख पाते हो तो भी कोई बात नहीं, आप जिस लेक्चर से आप देखोगे आपको वहां से बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि मैं जहाँ पे जो शब्द आएगा वहां पे उसका मतलब भी बताती चलूंगी ताकि आपको कोई भी मतलब तकलीफ ना हो समझने में। और ये भी ना रहे कि आपने अगर पिछला लेक्चर ना पढ़ा हो तो आपको अगला लेक्चर भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप रेगुलर वीडियो देखते चलिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको रेगुलर वीडियो देखोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आपका रिवीजन भी हर बार होता रहेगा और आपको जो भी शब्द आएगा उसका बेहतर मतलब पता होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुष्प की संरचना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम अपने चारों ओर देखेंगे तो हमारे चारों ओर क्या होता है कि बहुत सारे पादप उपस्थित होते हैं। और वो पादप क्या होते हैं कि उनमें अनेक प्रकार के पुष्प भी उपस्थित होते हैं। और वो पुष्प बहुत सारे रंग के होते हैं, बहुत तरह के आकार के भी होते हैं, अनेक प्रकार की सुगंध भी पाई जाती है। हर पुष्प की सुगंध, आकार, रंग, रूप सब अलग अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि उनकी बनावट अलग होती है, उनका आकार अलग होता है और हर पुष्प की एक अलग अलग पहचान होती है। जैसे कि अगर हम बात कर लें कि अगर हम गुलाब की बात करें तो जो गुलाब होता है वो हल्का गुलाबी रंग का होता है। और जो गुड़हल होता है वो क्या होता है? वो लाल रंग का होता है। वैसे अगर हम बात करें कि अगर हम गेंदे की बात करें तो पीला रंग का होता है। और इन तीनों की बनावट बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि अगर हम बात कर लें कि जो गुलाब होता है उसकी बनावट अलग होती है, गुड़हल की और अलग होती है। और अगर हम बात कर लें कि जो गेंदा होता है उसकी बनावट तो और भी अलग होती है, उसका रंग भी अलग होता है, उसकी सुगंध भी अलग होती है। हर पुष्प का जो आकार होता है, रंग होता है, रूप होता है, वो सब कुछ अलग होता है। इसलिए यहाँ पे जो पुष्प की संरचना है उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि पुष्प में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पादप पाए जाते हैं, उनमें अनेक प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। उनका जो रंग, आकार, रूप होता है, सुगंध होती है, वो अलग अलग होती है। अगर हम बात करें कि पुष्प जो है वो पादप का क्या होता है तो वो जनन अंग होता है। उससे क्या होता है कि जनन होता है, आप समझ रहे होगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो जनन अंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जनन अंग वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? जो सबसे पहला प्रकार है वो है बाह्य दलपुंज, दूसरा क्या है दलपुंज, तीसरा क्या है पुमंग, चौथा क्या है जायांग। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड तो ऐसे होंगे जो कि आपको पता होगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाते वक्त आपको पुष्प की संरचना पढ़ाई थी, उसमें जो पुमंग और जायांग था उसके बारे में बहुत ही डिटेल से वर्णन किया था। आई होप कि आपको याद होगा, और अगर नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला नेम था वो क्या था? बाह्य दल पुंज। तो यहाँ पे जो बाह्य दल पुंज है वो क्या होता है कि पुष्प का सबसे बाहरी व प्रथम चक्र होता है, जिसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। और इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। और क्या होता है कि कलिकावस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। और अगर इसके अलावा भी अगर हम बाह्य दल की बात करें तो बाह्य दल पुंज के नीचे कभी कभी क्या होता है कि बाह्य दल के समान ही एक अन्य चक्र उपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुबाह्य दल।
कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। सबसे पहले जो बाह्य दलपुंज होता है उसमें क्या होता है कि जो ये पुष्प होता है, पुष्प का ये सबसे बाहरी व प्रथम चक्र होता है। और क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये कलिकावस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। बाह्य दलपुंज की इकाई को हम क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। और क्या होता है कि ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। और क्या होता है कि कभी कभी बाह्य दलों के नीचे बाह्य दल के समान एक अन्य चक्र उपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुबाह्य दल कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी, कुछ लोग होंगे जिनको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या बता रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैं आपको अभी पुष्प की संरचना का डायग्राम्स बना के समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं किसकी बातें कर रहे थे। लेकिन अभी आपको गौर से सुनना है, गौर से इसको नोट कर लेना है और हर टॉपिक को डिटेल से ही आपको पढ़ना है। उसको जो जो मैं बता रही हूँ वो चीज़ें नोट करते चलना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं फिर भी आपको सूचित कर देती हूँ कि मैं यहाँ पे जैसे लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उससे पहले मैं आपको नोट प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पूरे चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। तो आगे हम जो दूसरा चक्र था उसकी बात कर लेते हैं। जो दूसरा था वो क्या था कि दलपुंज। तो दलपुंज में क्या होता है? ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है और इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं? दल कहते हैं। और क्या होता है कि ये प्रायः रंगीन होते हैं। जो बाह्य दल थे वो क्या थे? वो हरे रंग के थे। लेकिन जो यहाँ पे दलपुंज है वो क्या होते हैं? वो रंगीन होते हैं। और रंगीन होने के कारण क्या होता है? जो पुष्प होता है वो कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जो बाह्य दल था वो क्या था कि बाह्य दल प्रथम चक्र होता है पुष्प का। इसकी इकाई को हम बाह्य दल कहते हैं। ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। बाह्य दल पुंज के नीचे बाह्य दलों के समान एक अन्य चक्र उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अनुबाह्य दल कहते हैं। और अगर हम दलपुंज की बात करें तो दलपुंज में क्या होता है कि ये जो पुष्प का दूसरा चक्र होता है। और क्या होता है कि इसकी इकाई को हम दल कहते हैं। और क्या होता है कि इसमें जो दलपुंज होता है वो क्या होता है? वो रंगीन होता है। रंगीन होने के कारण क्या होता है कि ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। इतनी नॉर्मली सी बात आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमने तीसरा चक्र पढ़ा था, और तीसरा चक्र कौन सा था? वो था पुमंग। पुमंग क्या होता है? ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसमें नर जनन अंग जैसे कि पुंकेसर उपस्थित होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। जब मैंने आपको पुष्प की संरचना पढ़ाई थी तो मैंने क्या बताया था कि पुमंग में क्या होता है कि पुतंतु होता है, पुंकेसर होता है। पुंकेसर किसे कहते? पराग कोश। और पुमंग को हम क्या कहते थे? पुंकेसर कहते थे। मैंने आपको समझाया था। यहीं पे ये इसमें क्या बताया गया है कि ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है। तीसरा चक्र होने के साथ साथ क्या होता है कि इसमें नर जनन अंग यानी कि जनन करने वाले जो अंग होते हैं यानी कि जो नर होता है जिससे कि जनन होता है वो उसमें पुंकेसर उपस्थित होता है। इतनी सिंपल सी बात थी, आपको समझ आई होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जायांग की, तो जायांग को हम नॉर्मली भाषा में क्या कहते हैं? स्त्री केसर। ये मैंने आपको पहले ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, आपको याद होगा। लेकिन मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ उसकी डिफिनेशन की क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो जायांग होता है उसमें क्या होता है कि ये पुष्प का चौथा चक्र होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें मादा जनन अंग यानी कि मादा जिससे कि जनन होता है वो उपस्थित होते हैं। और क्या होता है कि इसमें एक या एक से अधिक अंडक यानी कि स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। इतना सिंपल सा डिफिनेशन आपको समझ आ रही होगी। आगे हम बात करते हैं। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आगे हम बहुत डिटेल से वर्णन करने वाले हैं पुष्प की संरचना का। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं जन्नांग के आधार पे। तो पुष्प दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक लिंगी पुष्प, दूसरा होता है उभयलिंगी पुष्प। मैंने पहले ही आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल्स बताया था कि एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं और उभयलिंगी पुष्प को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसकी डिफिनेशन क्या थी, क्या होता, उसका एग्जाम्पल कौन सा था, ये मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लिया है। लेकिन जब यहाँ पे सेकेंड चैप्टर में इसका वर्णन फिर से आ चुका है तो मैं
मैं फिर से आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि ये ना रहे कि दीदी ने आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं। तो मैं ये भी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। एक लिंगी पुष्प में क्या होता है, जब पुंकेसर और स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण है तरबूज और पपीता। और दूसरी बात करें कि जो उभयलिंगी पुष्प होते हैं, उभयलिंगी पुष्प में क्या होता है, जब पुंकेसर और स्त्री केसर में से कोई एक नहीं बल्कि दोनों जननांग उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। और क्या होता है कि इसका जो एग्जाम्पल है उसे हम क्या कह सकते हैं, गुड़हल व सरसों। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें, जो अभी हमने पढ़ा था बाह्य दल और दल, दल और बाह्य दल को हम क्या कह सकते हैं, सहायक चक्र कह सकते हैं। सहायक चक्र क्यों कहेंगे, क्योंकि ये कलिकावस्था में पुष्प की रक्षा करते थे। इतनी सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें, जो अभी तक हमने पढ़ा था पुमंग और जायांग के बारे में, वो भी आपको पता होगा। उसको हम क्या कह सकते हैं, आवश्यक चक्र। क्यों आवश्यक चक्र कह सकते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा क्या होगा, जनन होगा, जिससे क्या होगा, एक नया पुष्प का निर्माण होगा। ये आप सिंपल सी बात समझ सकते हो कि बाह्य दल और दल को हम क्या कह सकते हैं, सहायक चक्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। और अगर हम दूसरी बात करें कि पुमंग और जायांग को क्या कह सकते हैं, तो उसे आवश्यक चक्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जनन के लिए आवश्यक होते हैं। सिंपल सी बात है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो हम आगे डिस्कस करते हैं पुष्प की संरचना, जो कि आपको अब मैं समझाने जा रही हूँ। इतनी सिंपल सी डिफिनेशन मैंने आपको बताई, उसके प्रकार बताए, और मैंने आपको बताया कि जायांग के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने ये भी पढ़ा दिया है। और मैंने बहुत सारी जो मैं डिफिनेशन बताई, जैसे कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, और उसके बाद पुमंग, जायांग, उसके बाद एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प, ये सब कुछ मैंने बताया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पुष्प की संरचना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो मैं आपको समझाती हूँ कि अभी तक जो मैंने आपको डिफिनेशंस बताई वो कहाँ पे होती है, कैसे होती है, तो वो भी आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पुष्प की संरचना बना ली है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे सबसे नीचे होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे नीचे होता है, इसको हम कहते हैं पुष्पासन, यानी कि जिस पे पुष्प स्थित होता है। को यहाँ पे इसको हमने पुष्पासन कह दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो यहाँ है, यानी कि पुष्प जिससे जुड़ा होता है, और जो नीचे जो डंडी होती है, यानी कि कलिका से, जिससे कलिका पुष्प से जिससे जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पुष्प व्रंत। आपको समझ आ रहा होगा, पुष्प व्रंत कहते हैं। मतलब व्रंत मतलब शाखा से आप लगा सकते हो, और पुष्प मतलब पुष्प। पुष्प जिस शाखा से जुड़ा होता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, पुष्प व्रंत कहते हैं। और उसके ऊपर के जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। और जो यहाँ पे ये है, आपने देखा होगा, अगर आप गुलाब को इमेजिन कीजिए और आप देखिए कि जो यहाँ पे, जो यहाँ मान लो ये पुष्प है, तो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ हरा हरा लगा होता है, उसकी बात की जा रही है। तो ये वही चीज है। यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। और ये क्या होते हैं, वैसे भी आपको पता होगा, पुष्प के ऊपर, मतलब जैसे कोई भी पुष्प है उसके नीचे क्या होता है कि जो बाह्य दलपुंज होता है वो क्या होता है, हरे रंग का होता है। आपने देखा होगा 4 या 5 पत्ती लगी होती है और वो पुष्प के ऊपर हल्की चढ़ी होती है, वो होता है बाह्य दलपुंज। आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, जो ये है, ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं दल। समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं कि ये रंगीन होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये उस दलपुंज की एक इकाई है। लेकिन अगर हम बात करें दलपुंज की, तो दलपुंज क्या होता है, ये होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और दलपुंज आपको समझ आ रहा होगा, दल समझ आ रहा होगा। दल क्या होती है, दलपुंज की एक इकाई होती है। बाह्य दलपुंज क्या होता है, ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। ये प्रथम चक्र होता है पुष्प का, क्योंकि ये कलिका अवस्था में क्या होता है कि पुष्प की रक्षा करते हैं। क्योंकि ये पुष्प के ऊपर हल्का चढ़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो पुष्प को एक सहारा देता है, जिससे क्या होता है कि वो कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। आपको समझ आ रहा होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कि बीजांड किसे कहते हैं, तो बीजांड ये है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी।
आप अगर 4 से 5 बार बनाओगे डायग्राम्स, बस आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें पुतंतु की, जिसकी कि अभी तक हम बात कर रहे थे, तो पुतंतु क्या होता है? जो ये है, इसको हम कहते हैं पुतंतु। और अगर हम बात करें परागकोश की, तो ये होता है परागकोश। इसके अंदर परागकण उपस्थित होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और परागकोश और पुतंतु को हम क्या कहते हैं? आपको पता ही है, यानी कि पुंकेसर कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आपको मैंने पहले ही बताया था, पुंकेसर कहते हैं। और अगर हम बात करें कि पुंकेसर को और किस नाम से जानते हैं, तो वो होता है पुमंग। पुमंग और पुंकेसर में आप समझ रहे होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यानी कि स्त्री केसर यानी कि जायांग के बारे में, तो सबसे पहले जो ये है, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सबसे ऊपर का जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, और जो ये होता है इसको हम वर्तिका कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र को हम क्या कहते हैं? प्रायः स्त्री केसर कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। स्त्री केसर को ही हम जायांग कहते हैं दूसरे नाम से। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय स्त्री केसर के पार्ट है। इसको हम दूसरे नाम से जायांग भी जानते हैं। अगर हम बात करें कि परागकोश और पुतंतु को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर को ही हम पुमंग कहते हैं। आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये पूरा डायग्राम्स हो जाता है कंप्लीट। यानी कि इसमें हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। वो क्या है? पुंकेसर और जायांग के बारे में, बाह्य दलपुंज और दलपुंज के बारे में। और इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बहुविकल्पीय में कि ऐसा बताइए कि पुष्पासन किसे कहते हैं, बीजांड किसे कहते हैं, बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं, दल किसे कहते हैं, पुतंतु किसे कहते हैं, परागकोश किसे कहते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगी। तो अभी हम पढ़ते हैं आगे टॉपिक। तो अगला टॉपिक है वो ये है नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। तो अब हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो क्या था कि जो नर जननांग होते हैं वो क्या होता है कि पुंकेसर में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे पुंकेसर जो है, पुंकेसर को और क्या जानते हैं? तो लघु बीजाणु पर्ण के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि पुंकेसर को हम किस नाम से जानते हैं? तो पुंकेसर को हम लघु बीजाणु पर्ण के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें नर जनन अंग उपस्थित होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले जब पुमंग पढ़ा रहे थे तभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। तो अगर मैं अब बात करूं कि इसके कितने प्रकार होते, तो ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते। 3 प्रकार कौन कौन से होते? मैंने तो आपको बताया कि 2 प्रकार के होते। तीसरा प्रकार कौन सा होता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं जो प्रथम मतलब पहला प्रकार है वो क्या है? परागकोश। दूसरा क्या है? पुतंतु। तीसरा कौन सा है? योजी। तो योजी क्या है ये मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जो परागकोश मैंने आपको बताया था, परागकोश में क्या होता है कि मान लो ये ऐसे संरचना होती है और इसके बीच में जो ये है ये खाली, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, जिससे क्या होता है जो दोनों परागकोश की पालियों को जोड़ने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? योजी। तो योजी का मतलब आप समझ रहे हो। मान लो मेरे जो दोनों हाथ है, ये पराग जो पुष्प है उसके जो परागकोश है उसकी 2 पाली है, एक पाली ये होगी, एक पाली ये होगी। और अगर हम इसको जोड़ दें और यहाँ पे एक लाइन खींच दें, एक संरचना बना दें जो कि इन दोनों पाली को जोड़ने का काम करता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? योजी। योजी आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। लेकिन जो यहाँ पे 3 पार्ट है वो है परागकोश, योजी समझ में आएगा। तो परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने का काम करता है, उसे हम योजी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो पुतंतु है, ये तीनों पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करती हूँ।
क्योंकि यहाँ पे तीनों वर्ड आए हैं और इसकी डिफिनेशन को मैं फिर से डिस्कस करती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले परागकोश क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि परागकोश किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये द्विपालित संरचना होती है। अभी मैंने आपको जब योजी समझा रहे थे, योजी समझाते वक्त मैंने आपको बताया था कि एक पाली ये, एक पाली ये, अगर इसको जोड़ेंगे, बीच से लाइन खींच देंगे तो यहाँ पे एक पाली ये होगी, एक ये होगी। ये दो पाली संरचना है। अगर इसको जोड़ेंगे तो दो पाली, आप समझ रहे होगे, दो पाली की संरचना है। और इसमें क्या होता है, द्विपाली संरचना तो है। और द्विपाली संरचना में क्या होता है कि दोनों पालियों में दो लघु बीजाणु धानियां होती हैं। लघु बीजाणु धानी क्या होता है, जिसमें लघु बीजाणु बनते हैं। और लघु बीजाणु हम किसे कहते हैं, परागकण को कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब मैं आपके साथ पूरी डिफिनेशन फिर से शेयर करती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि परागकोश में क्या होता है कि ये द्विपालित संरचना होती है। और जो दोनों पालियां होती हैं उनमें क्या होता है कि दो लघु बीजाणु धानियां होती हैं, दो लघु बीजाणु धानियां होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि दो लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और लघु बीजाणु क्या होता है, परागकण को हम लघु बीजाणु भी कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और अगर हम परागकोश जो है यानी कि परागकण का अगर हम अपवाद की बात करें तो परागकोश का जो अपवाद है वो क्या है, वो है मालवेशी कुल के पादप। मतलब अभी तक हम पढ़ते हैं कि द्विपालित संरचना होती है। और अगर हम इसी के अपवाद की बात कर ले यानी कि एक पालित वाली संरचना, तो वो होती है मालवेशी कुल के जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है कि वो एक ही पाली की संरचना होती है। और जहाँ हमने बात की थी परागकोश में दो पाली संरचना होती है, दोनों में क्या था, दो दो लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है। यानी कि उसमें 4 परागकणों का निर्माण होता था। और इसमें क्या होगा कि दो ही परागकण का निर्माण होगा, दो ही पालियां होंगी। यानी कि एक पाली में दो परागकण का निर्माण होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। हम आगे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट यानी कि पुतंतु। पुतंतु के बारे में हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पुतंतु होता है वो क्या होता है कि पुंकेसर का एक लंबा व्रतनुमा भाग होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। जब मैंने आपको डायग्राम्स पुष्प का समझा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे एक टहनी गई थी और ऊपर यहाँ पे परागकोश उपस्थित था। आपको मैंने समझाया था। तो यहाँ से एक संरचना जारी थी, वो लंबी भी थी और व्रतनुमा थी, मैंने आपको समझाया था। और क्या होता है कि इसके शीर्ष पे क्या होता है, परागकोश उपस्थित होता है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ गई होगी। हम आगे जो तीसरा पार्ट है यानी कि योजी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो योजी में क्या होता है कि ये एक बंध ऊतक है। मतलब बंध क्यों है, क्योंकि ये दोनों पालियों के मध्य उपस्थित होती है यानी कि जोड़ने का काम करती है। ये मैंने आपको समझाया, इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, बंध ऊतक कहते हैं। क्योंकि ये दोनों पालियों के बीच में उपस्थित होती है और दोनों पालियां क्या होती है, आपस में जुड़ी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो योजी होता है वो बंध होता है यानी कि बंध ऊतक है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इनकी कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन नहीं होता है। और क्या होता है कि ये दोनों पालियों के मध्य उपस्थित होती है। इतनी सिंपल सी बात, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करना। और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।